देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज से हम आप लोगों के लिए महातांडव सीरीज जारी करेंगे। ठीक है, और ये महातांडव सीरीज की क्लास फर्स्ट है। इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, आप इन सीरीज को देख करके इजी 95+ मार्क्स ला सकते हो। तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने बताया कि महातांडव सीरीज जारी किया गया है। अब देखिए ये जो महातांडव सीरीज है ना, ये आपके बोर्ड पेपर तक चलेगा। और अगर आपने इस महातांडव सीरीज को पूरा देख लिया, इसकी हर एक क्लास को आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है। फिलहाल आज इसका डे 1 होने वाला है, और अगर आपने डे 1 में बताए गए टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपको मैं प्रूफ के लिए दिखाना चाहता हूँ ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ देखो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखो 2023 के हर एक सेट में आया था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा, ठीक है ना। यानी भाई हर एक क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो 2023 के हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और आपको सेकंड दिखाते हैं, तीसरा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है इस महातांडव सीरीज में, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो से गारंटी है पूरा 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, जो आपका ये टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग इन वीडियोस को देख करके इजीली 95+ मार्क्स ला सकते हो। और हमारी 70 नंबर पक्का वीडियो को भी देखते रहना, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए पहला क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में आपके कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी आपको मैंने लेकर के आया हूँ, गारंटी है आपको एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप संतुलित रासायनिक समीकरण के करके आएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि देखिए पूरा वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि जो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना है ना, ये क्वेश्चन बनता कहाँ से है, ठीक है। मतलब इसके रासायनिक समीकरण संतुलित करने वाले प्रश्न आते कहाँ से हैं। तो देखो ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला, कोई भी एक रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब इससे तो बहुत ही कम से क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन से इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मतलब अधिकतर जो प्रश्न आते हैं इसके वो आते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता। अब देखिए धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है ना, इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण आ जाए आप सबको कर लोगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है सक्रियता श्रेणी से। अब देखो सक्रियता श्रेणी से प्रश्न कैसा बनता है, देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहली धातु आपकी पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है। तो इसी तरीके से सभी धातुएं एक तरफ से नीचे मतलब कि रखी हुई हैं, ठीक है। इसमें इसका क्रम इस तरीके से होता है कि देखिए सबसे पहले जो आपकी पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। इसके नीचे वाली सोडियम इससे कम क्रियाशील धातु होती है ना। कैल्शियम से कम होती है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम होती है एल्यूमिनियम से कम होती है जिंक से कम होती है Fe यानी आयरन, और आयरन से कम क्रियाशील धातु Pb यानी हमारी सीसा, इसी को कहते हैं लेड, ये होती है। और सीसा से कम हमारी हाइड्रोजन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन धातु, ठीक है, देख लो आगे आप लोग। और हाइड्रोजन से भी कम कॉपर होती है, कॉपर से भी कम Hg यानी मरकरी होती है, और मरकरी से भी कम सिल्वर होती है, और सिल्वर से भी कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड होती है यानी हमारी सोना होती है। अब देखो इससे प्रश्न कैसा बनेगा, देखो आपके एग्जाम में कोई 2 धातुओं के बीच में अभिक्रिया होगी, ठीक है, कोई 2 धातुओं के बीच में अभिक्रिया होगी। जो धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रिया होती है वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए समझाते रहेंगे इस सक्रियता श्रेणी को आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और 5 के 5 नंबर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहला प्रश्न आपका है कि सोडियम सल्फेट, यानी जो सोडियम सल्फेट होता है ये बेरिलियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, ठीक है। देखो सोडियम भी एक धातु है, ठीक है, और आपकी बेरियम भी एक धातु है, बेरिलियम भी एक धातु है और सोडियम भी एक धातु है, ठीक है।
तो क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट है ना, ये सोडियम सल्फेट जो है ये बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, ठीक है, करता है और बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट बना लेता है। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है। जैसे कि सोडियम ये Na धातु है और ये आपकी बेरिलियम ये क्या है, ये कम क्रियाशील है। बेरिलियम कम क्रियाशील है, सोडियम अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगी, सोडियम इसके स्थान पर आ जाएगी और बन जाएगा क्या, आपका यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट आ जाएगा। ये देखो बेरियम सल्फेट आ गया है ना, बेरियम सल्फेट आ गया और सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे सोडियम क्लोराइड, है ना। मतलब इस प्रकार से भी कह सकते हो कि ये वाला तत्व इस पे जुड़ गया और ये वाला तत्व इसमें जा करके जुड़ गया, ठीक है। हालांकि जो मेन चीज़ है वो है कि सोडियम बेरियम से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए सोडियम ने बेरियम के क्लोराइड को अपने खुद ले लिया और खुद का यौगिक था उसको बेरियम को दे दिया, तो बन गया बेरियम सल्फेट और मतलब सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ से जैसे कि इसका आपको एग्जाम में रासायनिक समीकरण देना होता है ना, आपको तो इतना तो आपको करना ही करना है सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण दोगे तब जा करके आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए इसका देखिए यहाँ पर समझिए उत्तर, देखिए आपको निम्नलिखित यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ी हुई निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहला देखो मैंने यहाँ पर लिखी सोडियम सल्फेट, सबसे पहले सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं। देखो ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, आपस में क्रिया करे, ठीक है। तो ये जो SO4 है, ये SO4 बेरियम के साथ जुड़ गया जाके, और ये Cl2 क्या होता है कि ये NO2 से जुड़ जाता है, तो बना लेता है 2NaCl और बन जाता है BaSO4, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला आपका इस तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, आप देख सकते हो, आसान एकदम। चलो सभी को तैयार कर लेना भाई, एग्जाम में संतुलित रासायनिक समीकरण आता है और 24 में भी आएगा, ठीक है, तो तैयार कर लेना। अगला देखो, अगला है हमारा मरकरी ऑक्साइड। अगला क्या है भाई, मरकरी ऑक्साइड है और ये मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, केवल मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। अब देखिए ये एक रिएक्शन आई है ना, ये रिएक्शन है, ये कोई सक्रियता श्रेणी से नहीं उठाया गया है इसको। तो देखो मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो सबसे पहले तो ये मरकरी बाहर निकल जाता है ना। मरकरी ऑक्साइड को हम लोगों ने गर्म किया तो देखो मरकरी बाहर निकल गया और मरकरी के साथ क्या निकलता है, ऑक्साइड इसमें दे रखा है ना, मरकरी ऑक्साइड। तो मरकरी तो बाहर निकल गया और क्या बचेगा, ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में जो कि बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत आसान था भाई, मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया, क्या निकला, मरकरी निकल गया और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकल गया। लेकिन इसके संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे लिखोगे, यानी इसके रासायनिक समीकरण को कैसे लिखोगे, तो यहाँ समझो, ऐसे लिखोगे आप लोग। सबसे पहले देखो 2HgO, देखो जो आपकी मरकरी होती है ना, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक तत्व का प्रतीक होता है वो Hg होता है। इसको हम लोगों ने गर्म किया, तो देखो 2Hg निकलेगा, ठीक है, 2Hg निकलेगा और साथ में इसकी O2 निकल के जाएगा। इसके रासायनिक समीकरण को याद कर लेना अच्छे से। जो आपका मरकरी ऑक्साइड होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो मरकरी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो ये आपको याद कर लेना। चलिए अब देखिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या दे रखा है, तीसरा वाला है कि भैया आयरन सल्फेट। अब देखो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया है, इसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर देखो आयरन सल्फेट है यानी FeSO4 है, आयरन सल्फेट यानी FeSO4, ये पोटेशियम के साथ में इसकी क्रिया कराई जाती है ना। देखो ये आयरन सल्फेट का एक विलयन है, ये आयरन सल्फेट का एक विलयन है, ठीक है, ये भाई आयरन सल्फेट का एक विलयन है। इसमें हमने क्या किया, पोटेशियम की क्रिया करा दी। अब हमको ये देखना है क्या पोटेशियम आयरन सल्फेट से यानी आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसके लिए हम लोग सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पोटेशियम हमारा ये है जो कि सबसे पहले नंबर पर है, और जायज़ सी बात है जो सबसे पहले होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आप लोगों का आयरन है वो 7वें नंबर पर है। कौन नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। इसका मतलब है आयरन कम क्रियाशील है, जायज़ सी बात है, कम है तो उसको उसके विलयन से हटा देगा, ठीक है। जब उसको इसके विलयन से हटा देगा तो देखिए यहाँ पर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए आयरन आपका बाहर निकल जाएगा, फाइनली पोटेशियम सल्फेट आपका बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट आपका ये बन जाएगा, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। अब देखो इसके रासायनिक समीकरण को कैसे लिखोगे आप लोग, देखो यहाँ ऐसे लिखोगे,
सबसे पहले देखो FeSO4 ये आपस में यानी FeSO4 का विलयन था, पोटेशियम की क्रिया करा रहे थे। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K होता है, ठीक है, यानी पोटेशियम को K से दर्शाते हैं। पोटेशियम FeSO4 से क्रिया करता है, उसके विलयन से क्रिया करता है। SO4 जो होता है अब इसके संग जुड़ जाएगा, क्योंकि Fe जो है ना वो कम क्रियाशील है जबकि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए आपका यहाँ से K2SO4 बन जाता है और बचा हुआ Fe बाहर निकल जाता है, ठीक है। तीसरा वाला समझ में आ गया होगा, सक्रियता श्रेणी से इसको मैंने लिया था। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है निम्न, अगला इंपॉर्टेंट है हमारा रिएक्शन या फिर कह सकते हो रासायनिक समीकरण कि भैया जो जिंक होता है अब ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है। अब देखो ये भी आप लोगों का सक्रियता श्रेणी से लिया गया है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं जिंक और सिल्वर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है। देखो यहाँ देखो जिंक आ रहा है आपका 6 नंबर पर, है ना, और सिल्वर आपका कहाँ आ रहा है? सिल्वर आपका आ रहा है 12 नंबर पर। तो जायज़ सी बात है कि 7 वाला ज़्यादा क्रियाशील होगा और 12 वाला कम क्रियाशील होगा। तो आप यहाँ क्या करोगे भाई, आप यहाँ पर जिंक, देखो जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, तो देखो जिंक क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो जिंक क्या करेगा, नाइट्रेट से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट, जो कि पहले से ही दे रखा है। अब ये बचा हुआ सिल्वर केवल सिल्वर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, केवल सिल्वर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसकी रासायनिक समीकरण क्या है, जरा उसको देखो। इसकी रासायनिक समीकरण ये है चौथी वाली, कि भैया यहाँ पर देखो कि जिंक जो होता है, जिंक ये क्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन से। देखो ये AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का ये पूरा विलयन है जिसमें NO3 जुड़ा हुआ है। अब ये NO3 क्या होगा, ये NO3 इस Zn के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये NO3 इस Zn के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि Ag कम क्रियाशील है और जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्या बन जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। इस फार्मूले को याद कर लेना, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, याद कर लोगे। अब ये ऐसा होता है क्यों, क्योंकि आप ये कहोगे कि NO2 का होल ट्वाइस क्यों आया, तो इसके लिए आप लोगों को फिर इसकी जो नामांकन विधि होती है उसको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जिंक का जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, लास्ट में 2 बचते हैं, तो 2 जो होते हैं NO3 के होल ट्वाइस पर चढ़ जाते हैं जाकर, तो जिंक NO3 का होल ट्वाइस ये हो जाएगा, याद कर लोगे। चलो चौथा वाला आपको समझ में आ गया। चलिए अभी तो भैया और बहुत सारे हैं ना, तो उनको सारे तैयार कर लो। इस वीडियो के बाद आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगी महातांडव सीरीज की, उसमें अगला साइंस का टॉपिक हम लेकर के आएंगे, ठीक है। इस तरीके से डे 1 से आप अगर आपने लगभग सभी क्लासें देख ली महातांडव सीरीज की, तो आसानी से आपके साइंस में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 95+ आपके आ जाएंगे। अब देखो पाँचवा क्वेश्चन, देखो 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट को, हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट को, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, ये इसको हम लोग ऊष्मा करते हैं, यानी इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, यानी किसी ना किसी चीज़ से इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किसी ना किसी चीज़ से ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड ये बाहर निकल जाता है ना, कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल गया, कार्बोनेट है, इसका मतलब है ये हमारी सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन आया है रिएक्शन से, किसी ना किसी रिएक्शन हुई है तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई रिएक्शन है वहाँ से ये प्रश्न आया है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाता है, यानी कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ के बाहर निकल जाता है। अब कार्बोनेट हमारा बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कार्बन है वो बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन बची हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई है, ऑक्साइड ऐसे लिखा जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकलेगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके आप लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये रिएक्शन है तो इसका हमको सक्रियता श्रेणी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने ऊष्मा दी। अब ऊष्मा का जो चिन्ह होता है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है। हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी, गर्म किया। अब क्या बनेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आपके 3 हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके 3 हैं, तो एक ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ करके CO2 बना लेंगे, 2 ऑक्सीजन
कार्बन के साथ में जुड़ करके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। अब आपके 2 और 3 ऑक्सीजन थे, देखो 3 है ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन बचा, वो भैया कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरीके से ये वाला उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था भैया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया था, ऑक्सीजन 3 थे, तो 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे और बचा 1 ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना करके निकल जाता है। अब ये CO2 ऊपर को इसलिए गई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली गई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इस तरीके से आपको ये समझना होगा। चलो अगला देखो 6 नंबर हमारा है, ये वाला 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देख लेना, 5 नंबर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अगला हमारा है सिल्वर नाइट्रेट। अब हम देखो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को ले रहे हैं। अब आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये रिएक्शन से लिया गया है या फिर सक्रियता श्रेणी से आया है। तो देखो ये लगभग मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं सक्रियता श्रेणी से ही आया। देखो सिल्वर नाइट्रेट है और साथ में सोडियम आयोडाइड है। देखो सॉरी, ये आपका एक रिएक्शन से लिया गया है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हो गया है और सोडियम आयोडाइड आ गया है। ठीक है, सोडियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये हमारा सोडियम है ना, ये सोडियम, अब इनके आपस में यानी सोडियम के जो तत्व है, सोडियम के साथ में जो यौगिक है और यहाँ पर देखो सिल्वर के साथ में जो यौगिक है, सोडियम के साथ में जो यौगिक है, ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक, इनकी आपस में अदला बदली हो जाएगी। कैसे होगी, देखो ये सिल्वर भैया इस आयोडाइड के साथ जुड़ जाएगा और ये सोडियम नाइट्रेट का साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा सोडियम नाइट्रेट। देखो बन गया सोडियम नाइट्रेट, है ना। अब देखिए आप कहेंगे कि ऐसे कैसे जुड़ जाता है, तो देखो ये एक रिएक्शन होती हैं, ये सक्रियता श्रेणी वाला सिस्टम नहीं है, ये एक रिएक्शन है। और रिएक्शन में क्या होता है कि भैया जो 2 तत्व होते हैं इनके बीच में रिएक्शन कराते हैं ना, तो क्या होता है जैसे कि इसका नाइट्रेट इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका आयोडाइड इसके सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। तो क्या बना लेगा, सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। चलिए इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं 6 वाले का। मैंने आपसे बताया था भाई कि हमारा जो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट का एक सिल्वर नाइट्रेट तत्व था और दूसरा अभिकारक हमारा था सोडियम आयोडाइड। ठीक है, देखो सोडियम, ये देखो इनके बीच में क्या होती है, इनके जो यौगिक होते हैं इनके साथ जो तत्व जुड़े होते हैं जैसे NO3 आयोडाइड, ये इनके आपस में अदला बदली हो जाती है। तो Ag के साथ I जुड़ जाएगा, Na के साथ आपका NO3 जुड़ जाएगा, बना लेगा AgI और NaNO3। ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला ये रिएक्शन से लिया गया था, ये सक्रियता श्रेणी से नहीं उठाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के लगभग हर एक सेट में ये आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, जल्दी से इस टॉपिक को कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 7वां वाला हमने लिया है, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7वां वाला भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि भैया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। लेकिन जब जिप्सम से बनता है तो जब देखिए जिप्सम से जो बनता है, इसके साथ में जब जिप्सम हम बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो जिप्सम को जैसे मान लीजिए हमने गर्म किया, हमने जिप्सम को गर्म किया, तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और उसके साथ कोई ना कोई चीज़ बनती है। उसी तरीके से अगर इसको हम पलट देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी चीज़ मिलाएंगे जिससे जिप्सम बनेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऐसा क्या हम मिलाएंगे जिससे कि हमारा जिप्सम बन जाएगा। देखो यहाँ समझो जैसे कि यहाँ देखो, जब हम लोग देखो यहाँ पर समझो, इसके रासायनिक समीकरण को समझो। जिप्सम का फार्मूला सबसे पहले होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। जब हम लोग जिप्सम में जल का आधा अणु मिलाते हैं, देखो ये ½ है, मतलब जल का आधा अणु, तो जल का जब आधा अणु मिलाते हैं तो हमारा जिप्सम बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम लोग यही लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में जब हम लोग जल मिलाते हैं, और ये जो जल होता है ये क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलन का मतलब ये होता है निश्चित मात्रा में लिया गया जल, क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन का जल होता है ये। अब क्रिस्टलन के जल का मतलब होता है हमने आधा जल ले लिया, ठीक है, हमने 6 अणु ले लिए जल के, तो वो हमारे क्रिस्टलन के जल होते हैं जो निश्चित मात्रा में लिए जाते हैं। तो इसको तैयार कर लेना और फिलहाल एक बार और दिखा देते हैं इसके रासायनिक समीकरण को, देख लो।
इसका ये रासायनिक समीकरण था कि भैया जिप्सम को जब हम लोग जल के साथ क्रिया कराते हैं यानी जल के साथ मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा CaSO4.2H2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ में गर्म करते हैं तो हमारा जिप्सम बन जाता है, जो कि CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, तैयार कर लोगे। चलो अब देखो हम लोगों ने अगला लिया है हमारा आठवां क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद देखो ब्लैंक दे दिया गया यानी कॉलम दे दिया गया है और एरो का निशान है, और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो देखो कैसे समझ में आएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में क्रिया किए होंगे पहले से, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में पहले से यहाँ पर क्रिया किए होंगे, तो जो क्लोराइड है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया और उसने मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर आकर बना लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप ये पहचान गए होंगे कि ये हमारी एक कौन सी है, ये सक्रियता श्रेणी से लिया गया एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे हाइड्रोजन क्लोराइड इसलिए होगा क्योंकि मैग्नीशियम जब क्लोराइड से क्रिया करेगा तभी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और बाकी जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी से लिया गया क्वेश्चन है। अब आप ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारा जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। देखो मैग्नीशियम आ रहा है हमारा 4 नंबर पे और हाइड्रोजन हमारा आ रहा है 9वें नंबर पर। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साथ जो क्लोराइड थी ना उसको खुद अपना लिया, मतलब खुद उस पर कब्जा कर लिया। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साथ जो क्लोराइड थी उस पर खुद से कब्जा कर लिया क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। इस वजह से यहाँ पर देख लो आप लोग, ये वाला नोट कर लोगे आप लोग। इसका रासायनिक समीकरण दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसका रासायनिक समीकरण इस तरीके से है, देखो यहाँ पर कि भैया मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड था ना, तो उसको खुद अपने साथ जोड़ लेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है ना। तो मैग्नीशियम के साथ Cl2 जुड़ जाएगा और बना लेगा MgCl2। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपका H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, केवल हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का 9 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है कि बेरियम क्लोराइड, हमारा आपकी बार है बेरियम क्लोराइड जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, किसी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। अब यहाँ पर ये समझना आप लोग कि हमने ये क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी से नहीं लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक रिएक्शन क्वेश्चन है, रिएक्शन से लिया गया प्रश्न है कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो देखिए जो बेरियम क्लोराइड होता है ना, बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए इसका जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 उसका फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। ठीक है, और H2SO4 में आपका हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है ये क्लोराइड से क्रिया कर लेता है, ये क्लोराइड से क्रिया कर लेता है और बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए बेरियम बचता है और आप लोगों का क्या बचता है, बेरियम बचता है और आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो क्या बचता है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसके साथ यहाँ पर SO4 बचता है। ठीक है, तो ये जो बेरियम होता है ना, बेरियम ये सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है बेरियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बना लेता है। कैसे बनाता है देखो, दोबारा समझो। मैंने आपसे कहा था कि ये बेरियम क्लोराइड है और इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जा रही है, तो ये एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये H2SO4 इसका सूत्र होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और आपका SO4 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड से जुड़ जाता है और SO4 बेरियम से जुड़ जाता है और बेरियम यहाँ पर सल्फेट बन जाता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड से जुड़ता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। अब इसका रासायनिक सूत्र देखो, यानी रासायनिक समीकरण देखो कैसा बनेगा। देखो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, H2SO4 यानी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। SO4 क्या होता है, SO4 जो होता है ये बेरियम के साथ जुड़ जाता है तो बना लेता है बेरियम सल्फेट। देखो ये बन गया बेरियम सल्फेट। अब ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़ जाता है तो ये 2 आपका आगे आ जाता है इस तरीके से और HCl आपस में जुड़ के HCl बना लेता है तो 2HCl ये बन जाता है जो कि हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये हमारा 9 नंबर कंप्लीट हो गया। चलो
अब देखो हमने 10वें नंबर पर लिया है और ये शायद लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो ये होता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन से क्रिया करता है। अब देखो मैं आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन लगभग जो आसान क्वेश्चन होता है उसी को होमवर्क के लिए बताता हूँ। तो इस बार ये हाइड्रोजन क्लोरीन से साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन से साथ में क्रिया करके, यानी ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें आप बताओगे। जो भी इसका आंसर बताएगा उसकी कमेंट को लाइक किया जाएगा फाइनली। ठीक है, उसकी कमेंट को लाइक किया जाएगा, और अगर आप और अच्छा कमेंट करोगे तो उसको पिन भी किया जाएगा कमेंट को। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में HW यानी होमवर्क के रूप में है बताना कमेंट करके। ठीक है, तो फाइनली यहाँ देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमने आपको आज की इस वीडियो में बताया भाई महातांडव सीरीज का क्लास 1, महातांडव सीरीज का डे 1 है ये। और इस सीरीज़ में देखिए मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और इस टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो तो भैया 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, एकदम फिक्स हो गया। चलिए, तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको महातांडव सीरीज रेगुलर चाहिए तो आपको इस वीडियो को कम से कम अपने लगभग हर एक फ्रेंड तक शेयर करना होगा, और इस वीडियो को पूरा देखना होगा, लाइक कमेंट सब करना होगा, और कम से कम इस वीडियो को आपको 200 से 300 लाइक तक पहुंचाना होगा। ठीक है, 200 से 300 लाइक तक पहुंचा दोगे आप लोग, आपके लिए नेक्स्ट महातांडव सीरीज की अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास मिल जाएगी। और वो टॉपिक बताते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे ये टॉपिक आपका आया, इसी तरीके से सेकंड जो क्लास होगी उसमें आपका अगला टॉपिक होगा जो साइंस का होगा, और वो एग्ज़ाम में एकदम आपके पेपर में रखा हुआ होगा, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग